नमस्कार। बराक घाटी में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रगति के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सिलचर के सदस्य सचिव प्रोफेसर एवं प्रभारी हिंदी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर के डॉक्टर सौरभ वर्मा जी, और उनके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्राचार्य पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय माछिमपुर के डॉक्टर हरपाल सिंह जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। मैं सौरभ वर्मा जी से इस बात की जानकारी लेना चाहूँगा। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। राजभाषा की अगर हम बात करें तो यह वह भाषा है जिसे हम सरकारी कार्यालय, प्रशासन, न्यायालयों आदि में दैनिक कामकाज में हम लोग इसको उपयोग करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। वे जो इसकी लिपि है वो देवनागरी है। राजभाषा को हम लोग संपर्क भाषा भी बोलते हैं क्योंकि मुख्यतः जो भारत देश है हमारा, ये एक बहुभाषी देश है, तो हिंदी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य करता है संपर्क साधने में। इसके अलावा राजभाषा को अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो राजभाषा का अंग्रेजी रूपांतरण है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके विपरीत अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में हम लोग बात करते हैं नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो एक देश के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक विभिन्नता में एक उपलब्धता लेकर आती है, और हमारा जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानी जाती है। तो अभी तक हिंदी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा आधिकारिक तौर पे कोई राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश में। राष्ट्रभाषा प्रतीकात्मक होती है, भावनात्मक होती है, परंतु राजभाषा की अगर हम बात करें तो राजभाषा आधिकारिक भाषा है जो कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार हमें आधिकारिक रूप से प्राप्त है। मैं डॉक्टर हरपाल सिंह जी से जानना चाहूँगा कि राजभाषा हिंदी की जो प्रभाव है दूसरे भाषाओं को कैसे प्रभावित कर रही है उत्तर पूर्वांचल तथा देश के कई क्षेत्रों में। जैसा कि सर ने भी बताया कि हिंदी भाषा जो है ना, वो वास्तव में संपर्क की भाषा है, ये जोड़ने वाली भाषा है। ये कभी भी बाकी भाषाएं जो भारत के अंदर बोली जाती हैं, जैसे अगर मैं बराक घाटी की बात करूं तो यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के जो जन समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ बांग्ला भाषी भी हैं, मिज़ोरम से भी हैं, मणिपुरी भी हैं। लेकिन अगर अपनी बात को उन तक पहुँचाना है तो एक उत्तर भारत की तरफ से एक विद्यालय प्राचार्य के रूप में मैंने यहाँ कार्यभार संभाला है, तो मुझे उनका संपर्क साधने के लिए, उन अभिभावकों से बात करने के लिए, उन बच्चों से बात करने के लिए जो मेरे लिए सबसे सहज और सुलभ माध्यम है वो हिंदी ही है। और ये हमारे राष्ट्रीय एकता और हमारे गौरव का प्रतीक भी है। मैं सौरभ वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि राजभाषा नीति एवं कार्य प्रणाली पर थोड़ा प्रकाश डाले ताकि दर्शक श्रोताओं को सुचारू जानकारी मिले। बिल्कुल। देखिए, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब हमें एक भाषा की आवश्यकता पड़ी जिसे हम लोग न्यायालय में, संसदीय कार्यों में एवं जो भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे हम लोग दैनिक क्रियाओं में इस्तेमाल कर सकें। तो उस टाइम पे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी के रूप में एवं लिपि देवनागरी के रूप में आधिकारिक रूप से हमने इसको मान्यता दे दी गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। भारत के संविधान में भाग 5, भाग 6 एवं भाग 17 में इसके बारे में विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया गया है। अगर हम राजभाषा नीति कार्यप्रणाली की बात करें तो इसके कुछ अपने संवैधानिक प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक विस्तृत रूप से बताया गया है कि भारत में जो राजभाषा हिंदी है उसका प्रचार एवं प्रयोग को कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। राजभाषा अधिनियम है 1963 जो कि संशोधित किया गया था 1967 में। इस राजभाषा अधिनियम की धारा 3.3 अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा 3.3 का मतलब ये है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में 14 ऐसे दस्तावेज हैं राजभाषा नीति के अनुसार जिनको द्विभाषी रूप से जारी करना अनिवार्य है। राजभाषा नियम 1976 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 1 से 12 नियम आते हैं। इन नियम के अनुसार हमारे भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में मुख्यतः ऐसे राज्य आते हैं जिनका जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है,
द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश है और तीसरी भाषा के रूप में अपना क्षेत्रीय भाषा का वो लोग उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग बात करें दिल्ली की, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, मैं खुद हरियाणा से हूँ तो हरियाणा क क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो ख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ख क्षेत्र में मुख्यतः वे राज्य आते हैं जिनकी जो प्रथम भाषा है वो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, दूसरी भाषा के रूप में वो लोग हिंदी का उपयोग करते हैं और तीसरी भाषा के रूप में वो अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। ख क्षेत्र में हम महाराष्ट्र क्षेत्र की बात करते हैं, पंजाब क्षेत्र की बात करते हैं और भी अन्य काफ़ी क्षेत्र हैं इसमें। ग क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं जो क और ख में नहीं आते हैं। तो मुख्यतः हम आज बराक घाटी के प्रचार एवं प्रसार में हिंदी राजभाषा का क्या उपयोग है, तो बराक घाटी जो असम है वो हमारा ग क्षेत्र में आता है। तो ग क्षेत्र में जो हमारी प्रथम भाषा है वो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, दूसरी भाषा के रूप में हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं और तीसरी भाषा के रूप में हम लोग हिंदी का उपयोग करते हैं। तो राजभाषा विभाग जो कि हमारे गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है वो यह सुनिश्चित करता है कि हर एक राज्य के, चाहे वो क क्षेत्र हो, चाहे वो ख क्षेत्र हो, चाहे ग क्षेत्र हो, वो अपना वार्षिक कार्यक्रम लेकर आता है हर साल और उस वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वो यह सुनिश्चित करता है कि हर एक कार्यालय में हिंदी को व्यापक रूप से, प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाए। हर राजभाषा नीति एवं प्रणाली, जितने भी नियम कानून हैं, सबका जो प्रबंधन है उसको सुनिश्चित करना राजभाषा गृह मंत्रालय विभाग का कार्य रहता है। डॉक्टर हरपाल सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा कि हिंदी को आधुनिक तकनीकी शब्दावली और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रभावी बनाने के लिए लोग क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए सर, तकनीक आज के समय की मांग है। हम इससे अलग थलग होकर अपने जीवन का, अपने देश का, अपने समाज का विकास नहीं कर सकते। तो इस दिशा में सबसे पहला जो है कि जो एक तरीके का जिसको लोग चुनौती समझते हैं, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली जब हिंदी के अंदर प्रयोग की जाती है तो उसको भारी भरकम लगती है। तो सबसे पहले सहज और सरल भाषा, बोधगम्य भाषा जिसको हम कहते हैं कि दूसरा उसको समझ पाए, ऐसी शब्दावली का जो चयन, ऐसी शब्दावली के जो शब्दकोश हैं उनका निर्माण होना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो हमारे विभिन्न जो प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, NIT हैं, IITs हैं, एम्स हैं, तो उनके अंदर जो शिक्षण होना है, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारे देश का जो शिक्षा मंत्रालय वो इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको हम हिंदी भाषा के अंदर लेकर आए। तो ये एक बहुत एक सशक्त पहल होगी हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए। और इसके साथ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हमारे तकनीकी माध्यम हैं, जैसे अगर हम बात करें आजकल मोबाइल का प्रयोग है या विभिन्न जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम हैं, तो उसके ऊपर भी ऐसे ऐप्स और ऐसे जो तकनीकी जो कह सकते हैं टूल्स, ऐसे साधन उपलब्ध होने आवश्यक हैं जो हिंदी को और अधिक गति और उसके उत्थान में अपना सहयोग दे सके। बिल्कुल। मैं डॉक्टर सौरभ वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति टोलिक क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जब हम हिंदी का आधिकारिक तौर पे बात करते हैं, हिंदी राजभाषा की बात करते हैं, तो ये मुख्यतः दो स्तर पर कार्य करता है। एक तो हिंदी राजभाषा को आप अपने कार्यालय में कैसे नियमित रूप से उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर रहे हैं, दूसरा आप नगर स्तर पे क्या क्या आपकी गतिविधियां हैं, जो आप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का ये उद्देश्य है कि वह जितने भी कार्यालय हैं, जैसे आपके बैंक हो गए, आपके सरकारी संस्थान हो गए, सरकारी संस्थानों के उपक्रम हो गए और आपके जितने भी कार्यालय हैं, सब में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हिंदी का कार्य जो भी है वो प्रगति से और प्रसार से आगे बहुत अच्छे से कार्य करता रहे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगर मैं बात करूं, जिसे हम लोग टॉलिक कहते हैं, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस समय पूरे भारत देश में 537 नराकास हैं जो कि सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। और नराकास स्तर पर हम लोग यही देखते हैं कि जो भी कार्यालय हैं, अगर उनको कोई असुविधा हो रही है तो नराकास एक संयुक्त मंच उनको प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर की अध्यक्षता में नराकास सिलचर कार्य कर रहा है। नराकास सिलचर के अंतर्गत हमारे पास 74 कार्यालय हैं। तो 74 कार्यालयों की हम लोग, यह हमारे लिए अनिवार्य है कि हम लोग कम से कम साल में 2 बार इनकी बैठक करते हैं। और अगर किसी भी कार्यालय को कोई भी असुविधा हो रही है या फिर कोई अगर वो किसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वो हमारे सहज उसको बात को समक्ष रखता है और हम उस पर विचार करते हैं और इसी बात पे काम करते हैं कि प्रेरणा हम उसको दें, प्रोत्साहित हम उसको करें, ताकि वो हिंदी के प्रचार प्रसार में हम उसको आगे बढ़ावा दे सकें। डॉक्टर हरपाल सिंह जी से ये भी जानना चाहूँगा कि बराक घाटी में बहुभाषिक क्षेत्र में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है? सर, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस दिशा में बात की जाए
जैसा कि नराकास का संपर्क, जैसे ही मैंने यहाँ कार्यभार संभाला तो मुझे जो मेरे अनुभव में चीज़ें आई हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में एक सिरमौर संस्था है जिन्होंने हिंदी के विकास और उत्थान में आरंभ से लेकर अभी तक अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। और नराकास के संपर्क में, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे 74 कार्यालयों की बात की है, तो उनमें हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन और आपका जैसे ये दूरदर्शन है, ये भी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, ये भी नराकास के ही अंतर्गत आता है। तो उस दिशा में जो नराकास के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वास्तव में उल्लेखनीय है। चाहे वर्ष में 2 बार बैठक की जा रही है, या हिंदी के उत्थान के लिए विद्यालय स्तर पर भी ये हमारे संपर्क में रहते हैं कि हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करें। और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस दिशा में अगर मैं प्रार्थना सभा से लेकर बात करूं, सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली है प्रार्थना सभा, उसके लिए भी हमने हिंदी के लिए 2 दिन निश्चित किए हुए हैं कि हिंदी में वो होगा ही होगा। भले ही हमारे कुछ पाठ्यक्रम है उनका माध्यम अंग्रेजी हो सकता है, लेकिन जो हमारा दैनिक क्रियाकलाप है वो सब क्या है, हिंदी के माध्यम से ही चलता है। और इसमें हमें पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन हमारे मुख्यालय से और केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलचर संभाग से निश्चित रूप से मिलता रहता है। डॉक्टर सौरभ वर्मा जी, नराकास सिलचर के सदस्य कार्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में क्या स्थिति है? बहरहाल नराकास सिलचर के सदस्य कार्यालयों की अगर मैं बात करूं तो उनके द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में, वे बहुत ही सराहनीय हैं। बराक घाटी जो कि ग क्षेत्र में आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर बहुभाषी हैं, हमारी अलग अलग भाषाएं हैं। क्षेत्रीय भाषाएं की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है जो कि बंगला है, उसके बाद असमिया है और भी अन्य भाषाएं हैं जैसे नागा भाषा हो गया। तो इस क्षेत्र में चुनौतियां काफ़ी हैं, बट इसके उपरांत भी क्या है, जो जितने भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय हैं वो सब बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं और इनका हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं जगह जगह पे। केंद्रीय संस्थान हो गए, जैसे आपका, जैसे सर ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय है, हम लोग दूरदर्शन की बात करें, हम लोग कैनरा बैंक की बात करें, हम लोग स्टेट बैंक की बात कर सकते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीमा सुरक्षा बल, जितने भी कार्यालय हैं सभी का हम लोग नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं। और वहाँ पे ये पाते हैं कि जितने भी हमारे कार्यालय हैं ये सब प्रशिक्षण करवा रहे हैं, कार्यशालाएं करवा रहे हैं, समय समय पर हिंदी पखवाड़ों का आयोजन किया जाता है। तो अपने अपने कार्यालय स्तर पर ये सब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं इन सभी का अभिवादन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्हीं की वजह से आज नराकास सिलचर एक सशक्त रूप से काम कर रहा है। और डॉक्टर हरपाल सिंह जी, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता के संवाद में हिंदी का क्या भूमिका है? देखिए, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हिंदी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जनता तक पहुँचने का एक पुल है। जैसे सर ने बताया कि बांग्ला भाषी यहाँ पे जो है जन समुदाय अधिक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जितने भी, चाहे वो सूचना का अधिकार है, चाहे वो हमारा ग्रीवेंस पोर्टल है, या सरकार के द्वारा जो विविध योजनाएं चलाई जाती हैं जनता के सुलभता के लिए, उनको अपनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए, तो जब पारदर्शिता की बात आती है, तो जब हिंदी माध्यम से वो पोर्टल में सारी जानकारी उपलब्ध होती है तो वो उस सूचना को बड़ी सहजता से ग्रहण करते हैं, समझते हैं। उन जानकारियों के माध्यम से अवगत होने के बाद वो उन सुविधाओं का जो लाभ है बड़े अच्छे तरीके से उठा पाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो प्रशासनिक है, और चाहे हम इसको नाम दें हमारा पारदर्शिता की बात है, तो उसमें हिंदी की एक अहम भूमिका है जन समुदाय तक सरकार की विविध योजनाओं को बड़े पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए। डॉक्टर सौरभ वर्मा जी, एक अहम सवाल है। हाँ जी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर की अध्यक्षता में संचालित नराकास सिलचर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को कैसे प्रोत्साहित करती है? यहाँ पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, हमारा नराकास सिलचर की जो नीति है वो है प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार। इसमें मैं थोड़ा इसको आगे विस्तृत रूप से आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर है वह सन 2013 से नराकास की अध्यक्षता कर रहा है। तो बीते 12 वर्षों से सभी जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। नराकास सिलचर की अध्यक्षता में हम सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपना अधिकांश कार्य जो भी है वो हिंदी राजभाषा में करें। उनको हम लोग प्रेरणा देते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम वहाँ पे उनको कार्यशाला करवाते हैं, उनको प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। कई बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर में हमने खुद ऐसी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। इसके बाद बात है प्रोत्साहन की,
क्योंकि अगर आपकी रुचि नहीं है, अगर आप इसको एक अनिवार्य रूप से करने का आपके ऊपर एक दबाव है, तो आप रुचि नहीं होगे तो आप इसको प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे। तो प्रोत्साहन हम उनको समय समय पर देते हैं। और उसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है वो है पुरस्कार की, क्योंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर का यह मानना है, नराका सिलचर का, कि अगर कोई अच्छा कार्यालय कार्य कर रहा है तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। और प्रोत्साहित करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है हम उसको पुरस्कृत करते हैं, हम उसको राजभाषा शील्ड हम उसको देते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। नराकास की जब अक्टूबर माह में जब भी हमारा बैठक होती है तो उसके अंदर हम लोग बैंक का एक अलग श्रेणी है, सरकारी संस्थानों के जो उपक्रम है उनका एक अलग श्रेणी है, और शैक्षणिक संस्थानों का जो एक श्रेणी है, अलग अलग उन श्रेणी में हम लोग पुरस्कार वितरित करते हैं, प्रमाण पत्र वितरित करते हैं। और यह हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जो कार्यालय एक बार जिसको पुरस्कार मिल गया है वो आगे भी पुरस्कार के लिए तत्पर रहे, आगे भी कार्य करता रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार पुरस्कृत होने के बाद वो थोड़ा विलंब से कार्य करे या फिर कुछ कार्यों की अनदेखी कर दे। तो इसी के लिए मैं बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर में पिछले 12 वर्ष से जो कार्य है वो सुचारू रूप से जारी है, और हम आशा करते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर प्रतिबद्ध है कि आगे आने वाले समय में भी नराका सिलचर ऐसे ही सुचारू रूप से कार्य करता पुरस्कार से प्रोत्साहन और बढ़ती है और हाँ जी, लोगों में रुचि भी बढ़ती है। बिल्कुल। और डॉक्टर सरपाल सिंह जी से ये भी जानना चाहूँगा कि आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल युग में हिंदी का बदलता जो स्वरूप है वो क्या है? बड़ा क्रांतिकारी स्वरूप है सर। इतने ज़्यादा बदलाव आपको पिछले 15-20 सालों में देखने को मिले होंगे। आमतौर पे ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ी या किसी भी विदेशी भाषा की हम बात करें कि उसमें अवसरों की भरमार है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बाध्यता हो गई है, चाहे वो विदेशी कंपनियां हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना रही हैं, चाहे वो किसी तकनीकी एक अभियांत्रिक को लॉन्च कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले भारत की ओर देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा बाज़ार उनको हिंदी भाषा बोलने वाला मिलता है। आप चाहे मोबाइल के अंदर देख लीजिए, आपको सारे ऐप जो मिलेंगे वो द्विभाषी मिलेंगे। तो ये एक पकड़ है, एक शक्ति, एक सशक्तिकरण हिंदी का सामने देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक सोशल मीडिया और डिजिटल युग की बात है, आज चाहे आप AI की बात करें, चाहे आप चैट GPT की बात करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे उत्तर किस भाषा में चाहते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में उसमें उत्तर चाहेंगे तो वो आपको हिंदी भाषा में भी उत्तर उपलब्ध करवाएगा। तो ये हिंदी की एक शक्ति प्रदर्शन ही है कि हिंदी कितनी सशक्त भाषा है, जो अपना एक सामर्थ्य रखती है कि पूरी तकनीक और पूरे डिजिटल युग को वो अपने प्रभाव में लिए हुए है। और उसके अलावा रोजगार के अवसरों की बात करें, चाहे वो पत्रकारिता का युग है, आप हमारे सामने इसका उदाहरण बैठे हैं, और चाहे वो सोशल मीडिया का युग है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, सभी जो चैनल्स हैं, जितने भी माध्यम हैं, उनके अंदर हिंदी के लिए निरंतर अवसरों की भरमार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सौरभ वर्मा जी से ये भी जानना चाहूँगा कि बराक घाटी में नराका सिलचर के समक्ष हिंदी प्रचार प्रसार के दौरान कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जिन्हें आपको झेलनी पड़ती है, और प्रोत्साहन के क्षेत्र में इसका प्रभाव क्या आता है? जी हाँ, अभी जैसे डॉक्टर हरपाल सिंह जी ने जिक्र किया कि अगर हम चुनौतियां की बात करें तो चुनौतियां तो बहुत है, बट आजकल के बदलते युग में जहां हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो इसको हम लोग एक चुनौती ना समझकर इसको हम लोग एक प्रेरणादायक एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आगे जा कर के हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि नराका सिलचर यह मानता है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको उसके लिए 2 चीज़ों की परम आवश्यकता होती है। एक चीज़ आपकी होती है कि आपको क्षमता कितनी है आपके पास, आप उस चीज़ को कर पा सकते हैं या फिर नहीं कर पा सकते हैं। तो क्षमता के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बराक घाटी में हिंदी में जो क्षमता है वो बहुत है लोगों में। हम लोग नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ करवाते हैं, और जो अभी तक प्रशिक्षित नहीं हुए हैं उनको भी प्रशिक्षित करने का दौर अभी जारी है। तो क्षमता की तो कोई कमी नहीं है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें जो बहुत अत्यंत आवश्यक है, वो होता है रुचि, उसको हम लोग बोलते हैं इच्छा। तो इच्छा शक्ति भी आज से अगर आप 10 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इच्छा शक्ति में कितना बड़ा बदलाव आया है। हिंदी जो है, हिंदी का किसी के साथ भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं का समागम है और सभी भाषाओं को एक साथ लेके चलती है। तो इच्छा शक्ति, हमें वहाँ पर इच्छा शक्ति को लेकर के आना है। तो क्योंकि राजभाषा का जो प्रचार एवं प्रसार है वो जब ही हो पाएगा जब हम सक्षम भी होंगे और हमारी इच्छा भी होगी राजभाषा विभाग के लिए, भावनाओं का आदान प्रदान जब होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भावनात्मक
प्रारूप से जब हम लोग इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में सोचेंगे, तभी हम लोग बात कर सकते हैं कि आगे जाकर ऐसा इसका उपयोग बढ़ेगा। इसके अलावा जो नरका सिलचर का मैं सदस्य सचिव हूँ, तो मैं यह देखता हूँ कि बराक घाटी में भाषाओं का तो चलो द्विभाषी है या फिर जितनी भी भाषाएं हैं सब अच्छे से कार्य कर रही हैं, बट एक जो मुख्य जो चुनौती मुझे समझ में आती है, मैं पिछले 3 साल से नराकास का सदस्य सचिव हूँ, तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें जो हिंदी अधिकारी हैं वो स्थानांतरण उनका हो जाता है समय समय पर। तो स्थानांतरण होने के कारण जो संपर्क हम लोग स्थापित करना चाहते हैं वो संपर्क नहीं हो पाता है। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी कार्यालय हैं जिनके अंदर अभी भी राजभाषा के पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो हमारा राजभाषा विभाग का एक आदेश हमें प्राप्त हुआ है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालयों में जो पद हैं वो रिक्त हैं, जल्द से जल्द उन पदों पर नियुक्ति करवा ली जाए। बराक घाटी में क्या कोई इसका प्रयास चल रहा है? हाँ जी, पूरे बराक घाटी में जितने भी कार्यालय हैं सभी अपने अपने स्तर पर यह सक्षम रूप से कार्य कर रहे हैं और यह उन लोगों को सुनिश्चित करना है कि वो अपने अपने कार्यालय में जितने भी रिक्त पद हैं सबको जल्द से जल्द भरा जाए। मैं डॉक्टर हरपाल सिंह जी से जानना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में निभाए जाने वाले प्रमुख भूमिकाओं पर जो भूमिकाएं हैं, इन भूमिकाओं पर कृपया आपने प्रकाश डाला। सर, जैसे ना राष्ट्र की पहचान जो है वो उसमें 3 चीज़ें अहम भूमिका निभाती हैं। एक तो उस राष्ट्र का ध्वज, एक उस राष्ट्र का गान और एक उस राष्ट्र की भाषा। हमारे देश में 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हो चुकी है, उसमें से अधिकतम जनसंख्या हिंदी भाषा को बोलती, समझती और जानती है। साहित्य समृद्ध है और इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की अगर आप भूमिका की बात जानना चाहते हैं तो एक हमारा विद्यालय गीत है जिसकी प्रथम पंक्ति बड़ी आपको प्रभावित करेगी कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो स्वर्णिम गौरव जो है वो एक भाषा सशक्तिकरण के ऊपर, भाषा की समृद्धि के ऊपर, क्योंकि भाषा ही आपकी संस्कृति को विकसित करती है, प्रमाणित करती है। तो उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन की बड़ी अहम भूमिका है। हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो मुख्यालय स्तर पे हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय स्तर पे हैं, और इवन विद्यालय प्रभारी होने के, प्राचार्य होने के नाते भी हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका अनुपालन सुनिश्चित हो। हमारी प्रार्थना सभा से लेकर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक सुनिश्चित कार्यक्रम है कि सप्ताह के अंदर अगर 6 दिन हमारी विद्यालय सभा, प्रार्थना सभा चलेगी तो उसमें संस्कृत को भी साथ लेके चलना है, आपको हिंदी को भी 2 दिन देने हैं, आपको अन्य भाषाएं जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें भी विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चे करते हैं। अभी इन दिनों हमारे यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चल रहा है। आप विश्वास करेंगे कि उसके अंदर जो इस बार का हमारा विषय है वो मध्य प्रदेश है, उसकी संस्कृति, उसके जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अब हमारे विद्यालय में उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। क्षेत्रीय स्तर की जो प्रस्तुति को लेकर बच्चे आ रहे हैं। स्वर्णिम गौरव जो शब्द आपने कहा, ये शब्द छात्र छात्राओं को जिस तरीके से उत्साहित प्रेरित करती है, क्या जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उन्हें भी कोई मानसिक तौर पर उत्साह? बिल्कुल। जो हमारा जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो शैक्षणिक कर्मचारी हैं, चाहे वो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, वो पूरे हिंदी भाषा के अंदर जो है उस भाषा को समझने में, उस भाषा को प्रयोग करने में सक्षम है, क्योंकि इच्छा शक्ति की बात है। अभी 1 सितंबर से जैसे हमारा एक उत्सव है, मैं इसको कार्यक्रम या एक औपचारिकता का नाम नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि 14 सितंबर हमारे देश के इतिहास में हमारे भाषा जो एक यात्रा है हमारी, जब से हमारे देश के ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन जब से शुरू हुआ, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा का आह्वान किया कि देश को एक सूत्र में पिरोना है, तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए कि जो गांव के बच्चे की समझ में भी आए। तो अगर उसकी बात करें तो ये 14 सितंबर 1949 का जो दिवस है और ये तिथि हमारे लिए एक उत्सव का विषय है। हमारे विद्यालय में इस स्तर में जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पूरे का पूरा माह जो है पखवाड़ा जब इसके अंदर चलेगा तो सभी जितने कर्मचारी हैं वो पूरा पत्राचार, पूरे दैनिक जो उनके क्रियाकलाप हैं वो हिंदी भाषा में करेंगे। डॉक्टर सौरभ वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए केवल नाराकास की गतिविधियाँ ही पर्याप्त है या फिर समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी भी इस क्षेत्र में आवश्यक है? देखिए, हम यह नहीं कह सकते कि हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में सिर्फ नराकास की ही एक अत्यंत भूमिका है, अपितु नराकास एक संयुक्त मंच प्रदान करता है जिसके अंदर सभी कार्यालय आपस में मिलकर आपस में एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हम लोग हिंदी के राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं।
तो नर आकाश की गतिविधियाँ तो समांतर रूप से चलती ही रहती हैं। इसके अलावा जो समाज है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। वह हिंदी राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ावा देने के लिए जितने भी गतिविधियां हैं सभी को अंजाम देना होगा, उन गतिविधियों को पूरा करना होगा, ताकि हम सब मिलकर के आगे बढ़ सके और हिंदी राजभाषा को एक व्यापक रूप से हमारे व्यवहार में ला सके। डॉक्टर हरपाल सिंह जी से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हिंदी की प्रचार प्रसार में केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो गतिविधियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम है, इसके संक्षिप्त तौर पे बताएं। हाँ बिल्कुल सर, अभी जैसा मैंने पहले आपसे चर्चा की कि हिंदी पखवाड़ा 15 दिवस का एक पूरी तरीके से सुनियोजित कार्यक्रम रहता है, और केवल विद्यालय स्तर पर नहीं है, यह क्षेत्रीय स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसके पश्चात विद्यालय के अंदर जो हमारा एक पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थियों को हर शनिवार को हम पठन पाठन के साथ साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। तो उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। और आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इस बार हमने सर से भी इसके बारे में चर्चा की है, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी बात की है कि हम पूरे बराक घाटी के विद्यार्थियों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 20 से 30 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसके माध्यम से चाहे उनको भले ही उन प्रश्नों के उत्तर कम मालूम हो या अधूरे मालूम हो, लेकिन वो जानकारी वाले प्रश्न हो जिसके माध्यम से उनका जो ज्ञान संवर्धन हो सके और उनकी रुचि बढ़ सके। तो ये प्रयास करने में केंद्रीय विद्यालय संगठन हमेशा अग्रणी रहा है। हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। मैं डॉक्टर सौरभ वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि प्रशासन में राजभाषा हिंदी का क्या भूमिका है? देखिए, प्रशासन में हिंदी राजभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमें ये समझना होगा कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है। शासन की जब हम बात करते हैं तब हम नीति निर्माण की बात करते हैं, अपितु प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि उन नीतियों को कैसे लागू किया जा सकता है। तो जो हिंदी राजभाषा है वो मैंने पहले बताया कि एक संपर्क की एक भाषा है। तो वह जो लोग हैं, जो जनता है और जो हमारा प्रशासन है, उसके बीच में एक पुल की तरह काम करती है, एक समन्वय स्थापित करती है। तो प्रशासन में राजभाषा का यही उपयोग है कि जो भी नीति का निर्माण होता है, जो भी नीतियां लागू करनी होती हैं, वह प्रशासन की तरफ से जनता तक एक सुलभ और एक सहज भाषा में ही जाए, ताकि उनको अच्छे से समझ आए कि प्रशासन उनसे किस तरह का संचार स्थापित करना चाहता है। डॉक्टर हरपाल सिंह जी से ये भी अंततः जानना चाहूँगा कि सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग को सुनिश्चित करने में संसदीय राजभाषा समिति का क्या भूमिका रहता है? इनका जो ये कह सकते हैं योगदान, इनका निरीक्षण और इनका सहयोग वो वंदनीय है। केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलचर संभाग में पिछले दिनों जो है हमारे जो शिलोंग संकुल के अंदर संसदीय समिति का निरीक्षण हुआ 2 विद्यालयों का, और संसदीय समिति का उस निरीक्षण करने के उपरांत जो उनकी ये कह सकते हैं कि प्रतिपुष्टि थी, जो फीडबैक था, वो बड़ा प्रशंसनीय रहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। और इसके माध्यम से ये जानकारी भी उनके संज्ञान में आती है कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हिंदी के विकास के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है। चुनौतियों से हटना नहीं है, चुनौतियों से भागना नहीं है, उसमें भाग लेना है। तो ये जो दूरी है ये तय करने का काम जो है हम माननीय जो हमारी संसदीय समिति आती है उनके निरीक्षण में करते हैं, उनके सुझावों पे हम अमल करते हैं और हिंदी के विकास, उत्थान, प्रचार प्रसार के लिए अपने योगदान को सुनिश्चित करते हैं। धन्यवाद हरपाल सिंह जी। दर्शकों को बता दें कि अब तक हम बात कर रहे थे बराक घाटी में राजभाषा हिंदी प्रचार प्रसार और प्रगति से जुड़े कुछ पहलुओं पर। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सौरभ शर्मा जी और डॉक्टर हरपाल सिंह जी। दूरदर्शन की ओर से आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त आज के इस कार्यक्रम में प्रदान किया और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया आप लोगों ने। आप दोनों को स्टूडियो में वक्त देने के लिए एक बार फिर से आभार प्रकट करते हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबकी जीवन सुंदर सुखमय हो, भगवान से ही प्रार्थना है। धन्यवाद।